हेलो गाइस, सो दिस इज लेक्चर नंबर 76 और ये बेसिकली 5th थियोरेटिकल लेक्चर में है रोटेशनल मैकेनिक्स के रिगार्ड में, जो कि चैप्टर नंबर 10 है फ्रॉम एच.सी. वर्मा। हम पहले 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं गाइस, तो आप प्लीज़ उन 4 थियोरेटिकल लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, जब तक के लिए आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तब तक देखो। और ये जितनी थियोरेटिकल लेक्चर्स मैं करवा रहा हूँ ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी जाकर आप जब इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आएगी खुद में और आप खुद से ही बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर दोगे गाइस। तो अभी चलो बिना ज़्यादा समय व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर नंबर 5 को गाइस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। अभी तक हमने जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मोशन के बारे में स्टडी किया गाइस इस चैप्टर में। यहाँ से मैं एक मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अगेन मैं एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजिड बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है पहले उसको एक बार दोहराना चाहता हूँ। द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी। जैसा कि हमें पता है दैट इज फोर्सेस क्या करते हैं, फोर्सेस बेसिकली चेंज द ट्रांसलेशनल स्टेट। फोर्स का यही काम है, वो ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ अ बॉडी को चेंज करता है, या रिजिड बॉडी बोल लो क्योंकि मैं रिजिड बॉडी के बारे में ये पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ स्टडी। दैट्स व्हाई फोर्सेस बेसिकली व्हाट इफेक्ट फोर्सेस हैव ऑन द रिजिड बॉडी, दे बेसिकली चेंज द ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी। इतनी पॉइंट हमें बहुत क्लियर है। और इसको मैं अगर और दूसरी तरीके से बोलूँ तो दैट इज लीनियर मोमेंटम से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ये। दैट इज फोर्स बेसिकली चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, और फोर्सेस ब्रिंग अबाउट द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। अगर मैं ज़्यादा क्लियरली बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ। बट सिर्फ यही इफेक्ट नहीं होती है फोर्सेस की, दैट्स ऑब्वियस, बट यहाँ पे मैं सिर्फ इस इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस। फोर्सेस कैन हैव अदर इफेक्ट्स टू। सिमिलरली अगर मैं टॉर्क के बारे में बात करूँ, टोटल टॉर्क के बारे में, तो वो किस टाइप की चेंजेस ब्रिंग करती है? दे बेसिकली चेंजेस द रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। ये रोटेशनल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी को चेंज करती है टोटल टॉर्क। बट फोर्स क्या करती है? ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी को चेंज करती है, विच इज मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट रिजिड बॉडी, एंड दिस इज मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। यही सब चीजें मैंने अभी तक डिस्कस की है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें गाइस। सो यहाँ से मैं अगर रिजिड बॉडी की मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूँ, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो वो हम कैसे अटेन कर सकते हैं? हाउ टू अटेन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम फॉर अ रिजिड बॉडी ऑफ अ रिजिड बॉडी? तो उसके लिए बॉडी को दोनों ही चीज़ों में चेंजेस नहीं लानी होगी, मतलब ट्रांसलेशनल स्टेट भी नहीं चेंज होनी चाहिए और रोटेशनल स्टेट भी नहीं चेंज होनी चाहिए गाइस। तो उसको मैं बोल सकता हूँ दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होने चाहिए बॉडी पे, क्योंकि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगी तो ट्रांसलेशनल स्टेट में चेंज आएगी बॉडी में, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। दूसरा, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए बॉडी पे, तब रोटेशनल स्टेट में चेंज नहीं होगा बॉडी के। चेंजेस इन एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली जीरो। तो जब ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होंगी तब मैं बोल सकता हूँ कि वो रिजिड बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम गाइस। That is, the body has neither the linear acceleration nor the angular acceleration, because force is equals to ma होता है and torque is equals to I alpha होता है। तो जब टॉर्क जीरो होगा एंड फोर्स जीरो होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन दोनों ही जीरो होंगी गाइस। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हो सकता है रिगार्डिंग दिस पॉइंट नंबर 2। देखो, हम जब भी टॉर्क निकाल रहे थे तो दैट टॉर्क वाज अबाउट सम एक्सिस, किसी एक एक्सिस के अबाउट निकाल रहे थे, और उस एक्सिस पे भी मैं बोल रहा था कि आप कोई पॉइंट एक कंसिडर कर सकते हो, और ये पॉइंट ओ आप उस एक्सिस पे कहीं भी ले सकते हो। ये मैंने बताया था, दैट वाज द फ्रीडम, कि आप कहीं भी ले सकते हो उस एक्सिस पे ये पॉइंट। तो बात ये होती है कि क्या अगर मैं ओरिजिन जिसके अबाउट टॉर्क लिया गया है उसको अगर शिफ्ट करूं तो ये पॉइंट नंबर 2 स्टिल होल्ड करेगा क्या? दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन। मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब भी होल्ड करेगा क्या इफ यू आर शिफ्टिंग बेसिकली द ओरिजिन? तो यहाँ से एक बात मैं बता दूं कि अगर पॉइंट नंबर 1 होल्ड है, मतलब अगर बॉडी अपनी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होल्ड्स गुड, if this basically holds good for a rigid body, then such a shift of origin does not matter। तब आप ये origin को कहीं भी shift करो वो मैटर नहीं करता। नेट टॉर्क अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन के अबाउट जीरो है तो आप उसको कहीं भी शिफ्ट करो उसके अबाउट भी जीरो हो जाएगा वो। लेकिन ये ऐसा तभी होगा जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आपकी रिजिड बॉडी है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट रिजिड बॉडी इज बेसिकली जीरो, तभी ऐसा पॉसिबल है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है रिजिड बॉडी, और आप ओरिजिन्स को चेंज कर रहे हो, अलग अलग ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, तो सारे ओरिजिन के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होगी। किसी एक के अबाउट टॉर्क जीरो आ रही है तो हो सकता है दूसरे पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होल्ड करना बहुत जरूरी है गाइस। अभी जो ये फर्स्ट केस है और ये जो सेकंड केस है, अगर मैं 3 एक्सिस कंसिडर करूं एक्स वाई जेड, तो इन एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग फर्स्ट केस को और सेकंड केस को स्केलर के फॉर्म में लिख सकता हूं इजीली। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन के टाइम पे ज्यादा डिफिकल्टी ना हो गाइस। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूं फर्स्ट वाले को, नेट एक्सटर्नल फोर्स वाले केस को, तो मैं 3 अलग अलग एक्सिस पे स्केलर फॉर्म में इन फोर्सेस को जीरो कर सकता हूं लाइक दिस। सिग्मा
i इज इक्वल्स टू 1 to n, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिजिड बॉडी को बनाया है, सो दैट इज एफ आई एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब ith पार्टिकल के लिए x डायरेक्शन में 0। दूसरा सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई वाई इज इक्वल्स टू 0। फिर इन दी z एक्सिस सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई जेड दैट इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ये x y और z डायरेक्शन में ये डिफरेंट फोर्सेज हैं, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। गाइस तो आप ऐसे स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली टॉर्क को भी आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n टॉर्क i x इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली टॉर्क i y इज इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली टॉर्क i z इज इक्वल्स टू 0। इसको भी आप समेशन कर लेना फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 to n, तो भी फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 to n लाइक दिस गाइस। तो ये भी आप स्केलर फॉर्म में अलॉन्ग द 3 एक्सिस लिख सकते हो उन दोनों टर्म्स को। ये मैं इसलिए बता दिया ताकि आपको क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो और आप ऐसा नहीं सोचो कि सिर्फ क्या वेक्टोरियली हम इसको लिख सकते हैं, नहीं। अगर डिफरेंट एक्सिस में आप इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो तो उसको आप स्केलर की तरह ट्रीट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन बोथ द केसेस ऑफ फोर्स एंड टॉर्क गाइस। सो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि यहाँ पे हमारे 6 इक्वेशंस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और अगर ये 6 इक्वेशन सेटिस्फाई हुए, मतलब सारा इक्वल टू 0 हुआ, देन वी कैन से दैट आर रिजिड बॉडीज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज बेसिकली द कंडीशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कि ये 6 इक्वेशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए अपनी। बट बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन में कि को प्लानर केसेस होंगी, मतलब एक ही प्लेन में केसेस होंगी। तो एक प्लेन में होंगी तो आपको जस्ट 2 एक्सिस के अराउंड फोर्सेस लेनी है और एक टॉर्क लेनी है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड। तो जस्ट आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी गाइस ज्यादातर क्वेश्चंस में, और 3 इक्वेशंस के माध्यम से हेल्प से आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सपोज एक्स वाई प्लेन में है हमारे पास केस, तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आपको फोर्स को 0 करना है, और अबाउट द जेड एक्सिस आपको टॉर्क निकालनी है ये वाली। तो ये 3 इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी, उनको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर गाइस। तो ज्यादातर केसेस ऐसे ही को प्लानर के मिलेंगे आपको। अभी आप अगर रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम कंडीशंस को पार्टिकल के इक्विलिब्रियम कंडीशन से कंपेयर करो, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पार्टिकल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गाइस, तो आपको सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में चिंता करने की जरूरत है, बिकॉज पार्टिकल के केस में कोई भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता है गाइस। रोटेशनल मोशन एक्चुअली डज नॉट अप्लाई टू पार्टिकल, सो आपको सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में कंसिडर करने की जरूरत है इन केस ऑफ पार्टिकल। एंड दैट्स व्हाई फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ particle, the net external force acting on the particle must be 0. That is vector sum of all the forces on that particle must be 0. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक पार्टिकल है, उस पर जितने भी फोर्सेस लग रही हैं ऐसे 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 ऐसे, तो एक तो ये सारे कंकरेंट फोर्सेस होंगी, तो इन कंकरेंट फोर्सेस का जो समेशन है वेक्टर सम दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप उसको कंपोनेंट में डिवाइड करके एक्स वाई डायरेक्शन में आप 0 को इक्वल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पार्टिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप रोटेशनल मोशन की चिंता नहीं करना गाइस। अभी रिजिड बॉडी जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए नो डाउट इन ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है बट नेट टॉर्क 0 नहीं है, या नेट टॉर्क 0 है बट नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है। तो उन सब केसेस के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा गाइस। तो उसके लिए एक लाइट रॉड कंसिडर करता हूं मैं। सपोज दिस इज बेसिकली अ लाइट रॉड AB विच इज फिक्स्ड एट पॉइंट C समवेयर, दिस पॉइंट C विच इज एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो ये A है और ये भी A है डिस्टेंस, AC इज A एंड BC इज ऑल्सो A। और इन दो एंड्स पे A और B पे सपोज करो पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ पे भी F लग रहा है एंड यहाँ पे भी F लग रहा है। दीज आर पैरेलल एंड इक्वल फोर्सेस, सो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, एंड दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द रॉड। देखो रॉड ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर लग रहा है बेसिकली ये दोनों फोर्सेस। तो अगर आप मूवमेंट ऑफ फोर्सेस निकालोगे, मतलब टॉर्क ऑफ फोर्स निकालोगे अबाउट C से दिस पॉइंट के अबाउट, देन वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज F इंटू A होगा। A पे भी फोर्स का F इंटू A होगा, B पे भी फोर्स का F इंटू A होगा, मूवमेंट ऑफ द फोर्स। बट सेंस क्या होगा, C के अबाउट देखो ये इधर रोटेट करेगा लेकिन ये इधर रोटेट करेगा, तो सेंस आर बेसिकली ऑपोजिट। तो ये दोनों ऐसे ऑपोजिट मिलके कैंसिल हो जाएगा, तो नेट टॉर्क जो है यहाँ पे दैट इज बेसिकली 0। नेट टॉर्क जो होगा फोर्सेस का दैट इज 0, बट नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है। नेट फोर्स क्या है, दैट इज 2F इन दिस डायरेक्शन। So this is in partial equilibrium where net torque is 0 but net force is not equal to 0. So this body in this condition is basically under rotational equilibrium but not in translational equilibrium. बिल्कुल clear है यहाँ पे। अभी second case लेता हूँ मैं। In second case also I am assuming a rod, this rod and C again वहाँ पे ही है, this is A and this is basically AB। एक force ऐसे लग रही है और ये वाली force ऐसे लग रही है, अभी कुछ इस मैनर में। तो इस केस में जब आप इसके अबाउट टॉर्क निकालोगे तो ये इधर रोटेट कर रहा है और ये इधर रोटेट करेगा, तो ये दोनों ऑब्वियसली इस बारी ऐड हो जाएगी अबाउट C। देखो दोनों का सेंस सेम है, दोनों इधर ही रोटेट करवा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो 2AF हो जाएगा हमारे पास नेट टॉर्क। नेट टॉर्क इज बेसिकली व्हाट 2AF, बट नेट फोर्स यहाँ पे देखो तो F माइनस F दैट इज 0। नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब ये बॉडी इस कंडीशन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, बिकॉज नेट टॉर्क एग्जिस्ट करता है बट नेट फोर्स 0 है। तो दो टाइप के केसेस आप देख लिएगा, इस दोनों पार्शियल इक्विलिब्रियम का था, एक में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था एक में नहीं था, एक में रोटेशनल इक्विलिब्रियम था एक में नहीं था।
यहाँ पे आप ये भी गौर कर सकते हो कि ये रॉड कहीं भी फिक्स नहीं है, फिर भी प्योर रोटेशन में। दिस रॉड इज अंडर प्योर रोटेशन ऑल्दो इट इज नॉट फिक्स्ड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उधर डिस्कस कर रहा था कि ये ऐसी केसेस मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है जहाँ पे प्योर रोटेशन होता है, बट यहाँ पे वो एक इस टाइप की केस है जहाँ पे प्योर रोटेशन में है ये बेसिकली बॉडी। सो यहाँ से मैं एक टर्म डिफाइन करना चाहता हूँ गाइस, दैट इज नोन एज कपल। तो ये कपल को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, दैट इज अ पेयर ऑफ फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। पेयर ऑफ फोर्सेज होगा हमारे पास और ये इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे होंगे। बिकॉज अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा देन उनका जो टॉर्क है नेट टॉर्क जीरो होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये रॉड वाला केस, एक फोर्स इधर तो एक फोर्स इधर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। पेयर ऑफ फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन ऑब्वियसली डिफरेंट है बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस। एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, एक का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होनी चाहिए। दैट इज बेसिकली नोन एज कपल। उसको हम कपल बोलते हैं। उस टाइप की सिचुएशन की, उस टाइप के फोर्सेस को आप कपल बोलते हो। सो कपल का बेसिकली काम क्या है, दे प्रोड्यूसेस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। बिना ट्रांसलेशन के ये रोटेशन प्रोड्यूस करता है। प्योर रोटेशन मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है, दे प्रोड्यूस प्योर रोटेशन। ट्रांसलेशन नहीं होगा, जस्ट रोटेशन होगा। सो दैट इज बेसिकली द वर्क ऑफ द कपल। ये कपल का वर्क होता है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलता है। जब आप बॉटल के लिड को खोलते हो, उसको टर्न करते हुए, जब आप बॉटल के लिड को टर्न करते हुए ओपन करते हो, देन बेसिकली आपके जो फिंगर्स है देयर अप्लाइंग कपल टू द लिड। कपल प्रोड्यूस कर रही है, कपल प्रोवाइड कर रही है वो लिड को, तभी वो प्योर रोटेशन कर रहा है और ओपन कर दे रहा है बॉटल को। दूसरा एग्जांपल है कंपास नीडल इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कंपास नीडल जो है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ऐसे रोटेट करता है कि वहाँ पे प्योर रोटेशन हो, कोई ट्रांसलेशन ना हो। बिकॉज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल्स पे इक्वल फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं उस कंपास पे, उस कंपास के बेसिकली नीडल पे, और तभी वो एक प्योर रोटेशन प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। बिकॉज नॉर्थ पोल पे फोर्स नॉर्थ के डायरेक्शन में, साउथ पोल पे फोर्स साउथ के डायरेक्शन में, दैट्स वाई वो एक प्योर रोटेशन प्रोड्यूस करता है विदाउट ट्रांसलेशन। बट जब नीडल खुद ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा तो जो फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी वो सेम लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा दोनों का, और तब ऐसा कोई प्योर रोटेशन वाला इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको अगर मैं कंपास वाले प्रॉब्लम को अगर मैं डायग्रामेटिकली बताऊं गाइस, तो कुछ ऐसा होगा हमारे पास सिचुएशन लाइक दिस। ये कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे सपोज करो दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, तो ये कुछ ऐसा और ऐसा फोर्सेस होगा जो कि एक कपल प्रोड्यूस करेंगे और तब ये ऐसा रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में गाइस, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। यू कैन थिंक अबाउट योरसेल्फ। और यहाँ से ये दोनों फोर्सेस जो हैं दे बेसिकली फॉर्म्स अ कपल। तो यहाँ से अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँ कपल को और भी अच्छे से गाइस, तो देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ एग्जाम्पल के। तो यहाँ पे मैंने एक कपल लिया हुआ है, दिस, ये फोर्स का कपल दिख रहा है। एक का डायरेक्शन प्लस एफ है तो दूसरे के डायरेक्शन माइनस ऑफ एफ है। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट इज अ कपल बेसिकली। और उन दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर जो ए का है दैट इज r1 वेक्टर, जो बी का है दैट इज r2 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन से o। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द ओरिजिन। सो लेट अस टेक द मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस अबाउट दिस ओरिजिन। जब मूवमेंट लोगे इन दोनों फोर्सेस का अबाउट द ओरिजिन, सो मूवमेंट ऑफ द कपल हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ दीज टू फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस का मूवमेंट का समेशन करना है आपको। सो दैट इज r1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ s प्लस ऑफ r2 मल्टीप्लाइड बाय f, लाइक दिस। ये हो गया मूवमेंट ऑफ द कपल। तो इसको लिख दो, दैट इज r2 मल्टीप्लाइड बाय f माइनस ऑफ r1 मल्टीप्लाइड बाय f, लाइक दिस, एंड दैट इज व्हाट, r2 माइनस ऑफ r1 मल्टीप्लाइड बाय f। लेकिन यहाँ से आप अगर देखोगे तो दिस इज r1 वेक्टर प्लस ऑफ ab वेक्टर, दैट इज व्हाट, दैट इज r2 वेक्टर। ये देखो यहाँ से दिस वेक्टर प्लस ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज r2 वेक्टर। और इसलिए ab वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर, लाइक दिस। और तभी इसको मैं ab मल्टीप्लाइड बाय f लिख सकता हूँ। ab वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय f वेक्टर ऐसे लिख सकते हो आप। एंड इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि दिस मूवमेंट ऑफ द कपल इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। कोई भी ओरिजिन वाला टर्म यहाँ पे नहीं आ रहा। देखो ए बी भी है जो ये दिस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड फोर्स इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। तो मूवमेंट ऑफ द कपल जो होता है दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है। ये मेरा बताने का यहाँ पे पर्सपेक्टिव था, मोटिव था। सो मूवमेंट ऑफ द कपल इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया गाइस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बेसिकली? इसके लिए आपको आइडियल लेवर जानने की जरूरत है। व्हाट इज बेसिकली एन आइडियल लेवर? इसके थ्रू हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। सो आइडियल लेवर इज बेसिकली अ लाइट रॉड। एक लाइट रॉड होता है दैट इज बेसिकली पिवोटेड। ये पिवोटेड होता है एट अ पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। किसी भी पॉइंट पे अलोंग इट्स लेंथ ये पिवोटेड होता है। सो दैट इज बेसिकली एन आइडियल लेवर। ऐसा आइडियल, नॉट लेवल बट लेवर, LEVER। सो आइडियल लेवर इज बेसिकली अ लाइट रॉड पिवोटेड एट अ पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ। एंड वो जो पॉइंट है जहाँ पे पिवोट किया गया है दैट इज कॉल्ड एज द फल्क्रम। उसको हम फल्क्रम बोलते हैं।
दैट पिवोटेड पॉइंट इज नोन एज बेसिकली द फुलक्रम। सीसॉ देखा होगा आपने पार्क में, दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ दिस आइडियल लेवर, दैट इज ऑल्सो अ लेवर, और जो पॉइंट फिक्स होता है दैट इज बेसिकली द फुलक्रम। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं डायग्राम बनाता हूँ लाइक दिस। सपोज यहाँ पे F1 लग रहा है एंड दिस इज F2 यहाँ पे लग रहा है। दीज आर टू अनइक्वल फोर्सेज, एक तरफ से लोड है और कोई एक पॉइंट हुआ है जहाँ पे ये बेसिकली फिक्स है, दिस इज द फुलक्रम। एंड यहाँ से इसकी डिस्टेंस D2 है जस्ट सपोज, और यहाँ से इसकी D1 है डिस्टेंस जस्ट सपोज, एंड दिस इज बेसिकली द रिएक्शन फोर्स विच इज आर। ऑब्वियसली यहाँ से रिएक्शन होगा बिकॉज दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पे फिक्स है वो, एंड दिस इज AB। तो इसका जो टॉर्क होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। और जैसा कि दिख रहा है ये दोनों फोर्सेस बेसिकली परपेंडिकुलर है लेवर के परपेंडिकुलर, बट इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है, डायरेक्शन ऑब्वियसली सेम है। और इसको हम मान रहे हैं दैट दिस सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दिस लेवर सिस्टम इज बेसिकली इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ऐसा हम सपोज करके चल रहे हैं। इस केस को सपोज करते हुए हम बहुत सारे फाइंडिंग्स निकालेंगे यहाँ से और देखेंगे क्या क्या फाइंडिंग्स आए हैं हमारे पास बेसिकली गाइस। और R को बेसिकली रिएक्शन लिया है हमने अबाउट द फुलक्रम। तो सबसे पहले R इज इक्वल्स टू F1 प्लस ऑफ F2 होगा हमारे पास। दिस इज द फोर्स बैलेंस, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। तो यहाँ से ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हमें ये मिल गया, फर्स्ट कंडीशन जो था हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का गाइस। तो वहाँ से हमें R इज इक्वल्स टू F1 प्लस ऑफ F2 मिला, बिकॉज देखो फोर्स का डायरेक्शन ये दोनों नीचे है, ये ऊपर है, दैट्स व्हाई फोर्स बैलेंस होनी चाहिए। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0 फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम टू हैपन। नाउ फॉर कंसिडरिंग द रोटेशनल इक्विलिब्रियम you need to take the torques. So taking the movements about this fulcrum वो 0 होनी चाहिए। तो इसके अबाउट देखो आप टॉर्क लोगे तो दैट इज F1 D1 दैट मस्ट बी इज इक्वल्स टू F2 D2, ये होगा बिकॉज आप इसी पॉइंट पे हो, तो जो ये रिएक्शन है हमारे पास उसकी टॉर्क 0 होगी बिकॉज उसी पॉइंट से पास हो रही है वो फोर्स। तो ये कंडीशन होगा किस चीज़ का, ये कंडीशन होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का गाइस। और ये दोनों इक्विलिब्रियम होगी तभी हम बोल सकते हैं कि सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट कंडीशन है, दिस इज द सेकंड कंडीशन, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अभी लेवर के केस में सपोज करो कि जो F1 होता है या F2 होता है, बट यहाँ पे हम F1 कंसिडर करें, दैट इज सम वेट, वहाँ पे कोई बेसिकली बैठा हुआ है, दैट इज सम वेट, कोई चाइल्ड मान लो बैठा हुआ है जिसको आपको लिफ्ट करना है, यू नीड टू लिफ्ट दिस वेट। सो दिस F1 इज बेसिकली, यहाँ पे इसको हम लोड बोलते हैं, दिस इज बेसिकली द लोड विच नीड्स टू बी लिफ्टेड। एंड इस लोड का डिस्टेंस जो D1 है फ्रॉम द फुलक्रम दैट इज नोन एज द लोड आर्म, उसको लोड आर्म बोलते हैं। ये सब टर्म को गाइस आप थोड़ा याद रख लेना बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो सकता है दैट दिस इज द लोड आर्म, दिस इज द लोड, तो ऐसा आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नाउ अब दूसरी तरफ बात करूँ, F2 की तरफ बात करूँ, तो F2 इज बेसिकली एफर्ट टू लिफ्ट दिस लोड। इस F1 लोड को लिफ्ट करने के लिए F2 इज बेसिकली नोन एज द एफर्ट। एंड सिमिलरली डिस्टेंस D2 फ्रॉम द फुलक्रम जो F2 का है दैट इज नोन एज द एफर्ट आर्म, दिस इज बेसिकली नोन एज द एफर्ट आर्म। तो ये सब टर्म्स थोड़े आपको पता होने चाहिए गाइज। सो यहाँ से जो हमारे पास है दैट इज F1 D1 इज इक्वल्स टू F2 D2, तो इसको मैं उसके टर्म्स में लिखूँ जो अभी मैंने बताया डेफिनेशन के थ्रू। सो F1 इज व्हाट, दैट इज लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड आर्म दैट इज इक्वल्स टू एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ से गाइज। सो दिस इक्वेशन इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स फॉर अ लेवर, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स फॉर अ लेवर। एंड जो रेशियो है F1 अपॉन F2 दैट इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1, तो इस रेशियो को बेसिकली हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, दिस इज नोन एज द मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्वेश्चंस में आ सकता है गाइस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जस्ट पूछ देते हैं व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, तो आपको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए। F1 अपॉन F2 इन दिस केस इज बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1। सो अगर एफर्ट आर्म दैट इज D2 इज ग्रेटर देन D1, मतलब एफर्ट आर्म अगर लोड आर्म से ज्यादा है, इफ एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म देन दिस मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली। इफ D2 इज ग्रेटर देन D1 दैट इज एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, then this mechanical advantage is greater than 1, which means that small effort is needed to lift the load. Small effort need किया जा रहा है लोड को लिफ्ट करने में because F1 is greater than F2 ऑब्वियसली। तो ये क्या है, ये एफर्ट है, तो कम एफर्ट यूज करके आप लोड को लिफ्ट कर ले रहे हो। और इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, एक तो सीसो है और भी एग्जाम्पल्स हैं गाइज, आप सोचना। तो चलो गाइज अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ ये वीडियो और इसके पहले वाली 3 वीडियोस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी गाइज। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।